वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज चैप्टर शुरू करेंगे मौर्यकाल। इससे पहले 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है और हिस्ट्री चल रही है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो हम कर चुके हैं, उसका रिवीजन कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, इसके भी 5 चैप्टर हो चुके हैं और आज चैप्टर चलेगा 6। इसमें पढ़ेंगे हम मौर्यकाल के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर। पंजाब और पड़ोसी जनजातीय क्षेत्रों में सिकंदर के अभियान के बाद स्थापित अंतराल ने चंद्रगुप्त मौर्य को अवसर प्रदान किया था। और जिसने ये वीडियो पहले की वीडियो ना देखी हो तो पहले उन वीडियो को देख लेंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है भाई, बीच से चैप्टर समझ में नहीं आता है फिर। स्रोत साहित्यिक स्रोत क्या थे? मैगस्थनीज की इंडिका थी, इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। स्रोत मतलब इससे मौर्य काल के बारे में इन्होंने जो लिखी हैं पुस्तकें, उनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है मौर्य काल के बारे में। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। धर्मशास्त्र पुस्तकें हैं, पुराण हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जातक कहानियाँ, दीपवंश, महावंश और दिव्यदान। ठीक है, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जैसे आहत सिक्के हैं, उत्तरी काले पोलिस युक्त मृदभांड हैं, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना दरबार है और अशोक के अभिलेख और शिलालेख है। ठीक है, इन सबसे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन रहा है इसका। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साथ युद्ध किया और उस पर विजय हासिल करने के साथ साथ देश को ग्रीक शासन से मुक्त कराया। उसने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। व्यास एवं बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्रीय क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ये सारे क्षेत्र जो थे इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। इसलिए भारत के एकीकरण के लिए प्रथम प्रयास के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेय दिया जाता है, भारत के एकीकरण का। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के बाद तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज नामक राजदूत को भेजा था। पूछ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को किसने भेजा था, तो ध्यान रखेंगे ये भेजा था सेल्यूकस ने। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था और जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर उसने उपवास संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर की कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार था बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, और इसको क्या बोलते थे? अमित्रघात, शत्रु विनाशक। बिंदुसार के अन्य नाम थे मद्रसार भी कहते थे इसको, और सिंहसेन। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इस संप्रदाय में कर्म की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई थी। बिंदुसार के यूनानी शासक एंटियोकस से अच्छे कूटनीतिक संबंध थे। एंटियोकस ने इनके दरबार में डायमेकस को भेजा था। ठीक है, एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखा अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की थी और इसने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए थे लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। तिब्बत के बौद्ध सन्यासी तारानाथ ने बिंदुसार को 2 महासागरों के बीच की भूमि को जीतने वाला कहा, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। किसने कहा था ये? तिब्बत के बौद्ध सन्यासी थे तारानाथ ने। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोहों को बिंदुसार के पुत्र अशोक ने खत्म कर दिया और उस समय उज्जैन का वायसराय था ये, जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, उज्जैन का वायसराय था और इसने जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था उसको खत्म कर दिया था। अशोक महान आया। बिंदुसार के बाद में 273 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है इसका। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। डेट ध्यान रखना है मतलब ये ईयर ध्यान रखना है। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था।
कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया। अन्य शब्दों में उसने भेरी घोष को धम घोष में स्थानांतरित कर दिया। आगे चलकर उसने उपगुप्त के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया। मोगलीपुत्र तीस ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होने वाली तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। ठीक है भाई, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तीस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसने बौद्ध धर्म के प्रसार के श्रीलंका, दक्षिण भारतीय राज्यों, वर्मा, मध्य एशिया इत्यादि जगह पर अभियान भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, और उसने यूनान में शांति दूत भेजे थे। अशोक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण के क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी उपमहाद्वीप एक छत्र शासन के अंतर्गत आता था। सुदूर दक्षिण को छोड़कर उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली और दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, ये उस टाइम के महत्वपूर्ण प्रांत थे। 5 सीमांत यूनानी राजा के यहाँ अशोक ने दूत भेजे थे। कहाँ कहाँ पे? एंटियोकस द्वितीय के यहाँ सीरिया, टॉलमी तुर्मिया मिस्र में, और एंटीगोनस अंतेकिन मैसिडोनिया, मेगस सीरीन और अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर एपीरस। ठीक है, ये 5 सीमंत यूनानी राजा थे और इनके यहाँ पे अशोक ने अपने दूत भेजे थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई? राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। भूमि कर कितना था? 1/6 राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, 1/6 भाग लिया जाता था भूमि कर के रूप में। लोहे के उपकरणों और कृषि के विस्तार के कारण मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन धर्म से संबंधित पुस्तकों में अकाल का भी उल्लेख मिला है। उस टाइम पे जो अकाल पड़ा होगा उसके बारे में भी पता चलता है। सोहो गोरा ताम्रलेख और महास्थान, बोगरा और बांग्लादेश अभिलेख में अकाल के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है। शहरों में बिक्री के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता था। सामान्य कर की दर कुल उत्पादन के 6वें हिस्से के बराबर होती थी। चंद्रगुप्त के अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई व्यवस्था हेतु करवाया था। चंद्रगुप्त का अधिकारी था पुष्यगुप्त, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। भूमि पर अधिकार राजा और कृषक दोनों का होता था और निजी भूमि से प्राप्त आय भाग कहलाती थी। जो निजी भूमि से आय मिलती थी उसको भाग बोलते थे और राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में कठोर दंड का प्रावधान था। कर चोरी करने वालों को मृत्यु दंड की सजा होती थी। लेन देन के लिए प्रमुख रूप से चांदी के आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। लेन देन में मुद्रा का उपयोग न केवल व्यापार में बल्कि सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को नगद भुगतान देने के लिए भी किया जाता था। वेतन एक वर्ष में 48,000 पन से लेकर 60 पन तक होता था। कार्य के लिए रखे गए श्रमिकों को कर्मकार कहा जाता था। खनन, वन, नमक, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण इत्यादि पर राज्य का एकाधिकार होता था। इन सब पे राज्य का एकाधिकार था। और उपक भाग 1/5 और 1/3 था। कृत्रिम सिंचाई कर एवं प्रणय कर 1/3 से 1/4 आपातकालीन कर था। ठीक है, उपक भाग क्या था? उपक भाग, कृत्रिम सिंचाई कर और जो प्रणय कर थे ये सब आपातकालीन कर थे। ठीक है भाई। काश्तकार को उपवास और भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। जो काश्तकार था उसको उपवास बोलते थे, जो भूस्वामी था उसको क्षेत्रक बोलते थे। कर मुक्त गांवों को परिहारिका एवं जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका तथा जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उनको कुप्पीय कहा जाता था। ठीक है भाई। जो कर से मुक्त गांव थे वे परिहारिका थे, जो सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था और जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उनको कुप्पीय बोलते थे। इंपॉर्टेंट वर्ड हैं तीनों। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। मेगस्थनीज ने ऐसा बताया है। अन्य कर कौन कौन से कर हैं और कहाँ पे लगते थे? ये वर्तनी कर था, सड़क कर था ये। तरदिए क्या था? ये पुल कर था, पुल पे लगने वाला कर। सेतु फल फूल पर कर लगता था। पकोद संतरी रोधे ये सड़क पर गंदगी फैलाने पर लगाया जाता था ये कर। और विष्ठी बेगार पे लगाया जाता था और हिरण्य नगर कर था। ठीक है भाई। व्यापार जल और थल मार्ग दोनों से होता था। पश्चिमी भारत में भ्रग, कच्छ,
सोपारा और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। ये भारत के बंदरगाह हैं। पश्चिम में तो थे भृगु कच्छ, सोपारा, और पूर्व में था ताम्रलिप्ति। प्रथम मार्ग उत्तरापथ से तक्षशिला होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला मार्ग था। दूसरा पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था। तीसरा दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक था। और चौथा मार्ग भृगु कच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक था। व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे और इनका मुखिया श्रेष्ठी होता था। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। ठीक है भाई, व्यापारी श्रेणियों में बटे हुए थे और इनके मुखिया को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। और जो श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान था उसको क्या बोलते थे? महाश्रेष्ठी बोलते थे। स्थानीय वस्तुओं पर 4% और विदेशों से आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर था। चीनी पट्ट क्या था? चीन से आने वाला रेशम था ये। पत्रोम पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र थे, पत्रोम। और दुकुल, दुकुल क्या था? श्वेत और चिकना वस्त्र था ये दुकुल। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। ठीक है। मौर्यकालीन सिक्के, माशक, माशक कौन सा सिक्का था? ये तांबे का सिक्का था। और काकणी था, ये तांबे का छोटा सिक्का। और स्वर्ण, निष्क और पाद ये थे सोने के सिक्के। करपाशन, कप्य रूप और ये पाद ये जो थे ये चांदी के सिक्के थे। ठीक है। पन मौर्य काल में चांदी का सिक्का था जिसका भार 3/4 तोल के बराबर होता था। पण बोलते थे इसको, है ना। मौर्यकाल समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में दास भी होते थे। सामान्य थे व्यवसाय के आधार पर समाज को विभिन्न जातियों और उपजातियों में बांटा गया था। इस समय वर्ण संकर विवाह, अंतरजातीय विवाह का उल्लेख मिलता है जो अनुलोम और प्रतिलोम में विभाजित होता था। कौटिल्य ने दासों की 9 श्रेणियों का उल्लेख किया है जबकि मेगस्थनीज ने इसे अनुपस्थित बताया है। कौटिल्य ने बताया कि दासों की 9 श्रेणियां थी और मेगस्थनीज ने कहा है कि उस समय दास नहीं थे। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। जातक कहानियों के अनुसार इस समय अस्पृश्यता विद्यमान थी मौर्य काल में और समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई थी और इस समय वैश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। वैश्याओं को रूप जीवा बोलते थे। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था और वैश्याओं के संगठन के अध्यक्ष को बंधिक थोपक बोलते थे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। बंधिक थोपक क्या था? गणिका अध्यक्ष किसे बोलते थे? सीधे से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। स्त्रियों को विवाह विच्छेद की अनुमति थी जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। इन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति भी थी। अधिकांश शिल्पकार शूद्र थे जिस कारण उन्हें काफ़ी कम मेहनताना प्राप्त होता था और वह बलात् श्रम, विष्टि बोलते थे बलात् श्रम को, इसका उन्हें सामना करना पड़ता था। जबरदस्ती काम करना मतलब। इस काल में दहेज प्रथा का प्रारंभ हो गया था। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। अब आया अशोक का धम्म। ये क्या था भाई? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन उसने धम्म के रूप में 4 सिद्धांतों का निरूपण किया था। इसमें सहिष्णुता, अहिंसा, अच्छा आचरण और कल्याण को शामिल किया गया था। धर्म के प्रोत्साहन के लिए धम्मामात्र नाम का एक नया अधिकारी बनाया था इसने जो धर्म को प्रोत्साहित करे। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में महिलाओं के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के धर्म को केवल एक विश्वास के रूप में नहीं देखा जा सकता बल्कि यह सहिष्णुता पर आधारित एक व्यवस्था है। अशोक के शिलालेख और अभिलेख, यह मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके आकार के आधार पर इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। वृहद और लघु शिलालेख हैं क्रमशः 16 और 2 और जो वृहद और लघु स्तंभ लेख हैं वे हैं क्रमशः 17 और 3। ये मेरठ, टोपरा, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरराज, रामपुरवा, लुम्बिनी, नेपाल और गंगा घाटी के आसपास के स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। और जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख केवल लघु शिलालेखों में मिलता है। यह ऐसा पहला राजा था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता में प्रत्यक्ष संवाद किया था। इसके शिलालेख प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है भाई, इसके शिलालेख की भाषा भी एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है। तो इसके शिलालेख लिखे गए हैं प्राकृत में और ब्राह्मी में। पाकिस्तान में मानसहेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी में लिखे गए हैं।
कंधार शिलालेख द्विभाषी हैं, इसमें यूनानी और अरामाइक भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया है और इनके पास बड़ी सेना और व्यवस्थित नौसेना थी। ठीक है भाई, नौसेना भी थी इनके पास में। अशोक के 14 शिलालेख एवं उनकी विषय वस्तु धर्म प्रचार भेजने का उल्लेख 2, 5 और 13वें शिलालेख के अंदर है। ठीक है, विदेशी राज्यों राज्य का उल्लेख दूसरे में, 5वें में और 13वें शिलालेख के अंदर है। विदेशी राज्यों राजाओं का उल्लेख किया गया इनके अंदर। और दक्षिण राज्य संगम राज्यों का उल्लेख दूसरे में और 13वें शिलालेख में किया गया है। 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है। अब इसकी शिलालेख देख लेते हैं और कौन से शिलालेख में क्या कहा गया है। पहले शिलालेख में पशु बलि पे निषेध की बात कही गई है, पशु बलि की इन्होंने निंदा की है। और द्वितीय शिलालेख चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उल्लेख किया गया है दूसरे शिलालेख के अंदर। चतुर्थ शिलालेख में धर्मघोष का उल्लेख है। 7वां शिलालेख, इसमें आत्मसंयम संप्रदायों के लिए सहिष्णुता है। 9वां शिलालेख धम्म मंगल है। और 11वां शिलालेख धम्म दान महादान और धम्म की व्याख्या, ये 11वें शिलालेख के अंदर है। और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता है। ठीक है भाई, कुछ शिलालेख इन्होंने यहाँ पे बता दिए किसके अंदर क्या है, और जो इम्पोर्टेंट शिलालेख थे वो इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, कणगणहल्ली कर्नाटक से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा नाम के साथ मिलती है। कणगणहल्ली कर्नाटक से मिली है अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा। इसमें राजा या राज्यों को अशोक कहा गया है। भाबरू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। भाबरू शिलालेख भी अशोक से संबंधित है। रूमीनदेही अभिलेख से कर नीति का पता चला है। और अशोक ने गुज्जरा अभिलेख में राजा को स्वयं को क्या कहा है, राजा अशोक, गुज्जरा अभिलेख में। मास्की, गुज्जरा, नेट्टूर, उदगोलम अभिलेखों में अशोक नाम उल्लेखित है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इन सब अभिलेखों के नाम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 तथा अशोक के समय 5 प्रांत, कलिंग विजय 5 प्रांत हो गए थे। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो 4 प्रांत थे, कलिंग विजय के बाद एक और प्रांत ऐड हो गया था इसमें, और अब इस टाइम पे 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। कौन कौन से प्रांत थे और उनकी क्या राजधानियाँ थी। उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर भी बोलते थे इसको, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती पश्चिमी प्रांत था ये, और इसकी राजधानी थी अवंती की उज्जैन। मध्य प्रदेश प्राची पूर्वी प्रदेश था ये, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। मौर्य प्रशासन का विभाजन कैसे बटा हुआ था मौर्य प्रशासन। सबसे पहले साम्राज्य था, साम्राज्य के नीचे आते थे प्रांत, इनको चक्र बोलते थे। फिर प्रांत से नीचे आते थे मंडल, मंडल से नीचे थे आहार या विषय, विषय के नीचे आते थे स्थानीय, और इनसे नीचे आते थे द्रोणमुख। फिर आते थे खार्वटिक, और उसके बाद आते थे संग्रहण, और उसके बाद आता था गांव। ठीक है भाई, इस तरह से मौर्य प्रशासन बटा हुआ था इन सब में। जिले को विषय और आहार कहा जाता था। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता था, जिले का विषयपति होता था, जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमई कहा है। जिले में ही युक्त राजुक और प्रादेशिक अधिकारी होते थे। प्रादेशिक संभागीय आयुक्त के समान होता था। रज्जुक आधुनिक जिलाधिकारी होते थे, रज्जुक, और क्योंकि ये न्यायिक कार्य भी करते थे इसलिए इनको रज्जुक बोलते थे, जिलाधिकारी को। प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ते हुए पद सोपानात्मक व्यवस्था कैसी थी, तो सबसे छोटी इकाई थी गोप, गोप के ऊपर आते थे स्थानिक, स्थानिक के ऊपर आते थे युक्त, युक्त के ऊपर कौन था, रज्जुक, रज्जुक के ऊपर होते थे अधिकारी प्रादेशिक, और इनके बाद में होते थे विषयपति, इनसे ऊपर जो होते थे विषयपति, विषयपति से ऊपर होता था समाहर्ता, समाहर्ता के बाद आता था महामात्य, और फिर आता था प्रांतपति, और सबसे ऊपर आता था राजा। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों का पद सोपानात्मक व्यवस्था है, मतलब एक क्रम में लगी हुई व्यवस्था दिखाई है इन्होंने। मेगास्थनीज नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहता है, जबकि एग्रोनोमोई नामक अधिकारी जिले में सड़क निर्माण का कार्य करता था। नगर अधिकारी को तो ये एग्रोस्ट्रोनोमोई बोलता था, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, और एग्रोनोमोई कौन था,
ये भी एग्रोनोम जो अधिकारी था इस जिले में सड़क निर्माण का काम देखता था। अब देख लो भाई, मंत्री, ये तो प्रमुख मंत्री होता था। मंत्री परिषद या अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था ये। पुरोहित, प्रमुख पुरोहित। सेनापति, सेना प्रमुख। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी था। समाहर्ता कौन था? राजस्व संग्राहक था। और शुल्क अध्यक्ष था चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष। न्याय व्यवस्था, सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश था। दो प्रकार की अदालत थी इसमें, धर्मस्थ्य और कंटक शोधन। धर्मस्थ्य दीवानी अदालत को बोलते थे और इसका प्रमुख था व्यावहारिक। ठीक है, जो धर्मस्थ्य थी वो दीवानी अदालत थी और जिसका जो प्रमुख था उसको व्यावहारिक बोलते थे। कंटक शोधन फौजदारी अदालत थी और इसके प्रमुख को प्रतिष्ठा बोलते थे। जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। चोरी और लूट के मामलों को साहस कहा जाता था। ठीक है, जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक और चोरी और लूट के मामलों को साहस कहा जाता था। इन्हें धर्मस्थ्य न्यायालयों में पेश किया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर प्रमुख को महामात्या शार्प कहते हैं और गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचारा। ये गुप्तचर के प्रकार हैं। संस्था एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर थे जो एक ही जगह रहते थे, और संचारा थे घूम घूम के गुप्त सूचनाएं लेके आते थे। ठीक है, भ्रमणशील थे ये संस्था और संचारा। ठीक है भाई, ये गुप्तचर व्यवस्था थी और गुप्तचर प्रमुख को क्या बोलते थे? महामात्या शार्प। विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था, जो विदेशों में रहते थे, और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें राजा की भूमिका प्रमुख होती थी और यह मंत्री परिषद से संबंधित था। युवराज, पुरोहित, सेनापति और अन्य से। उच्चतम अधिकारियों को तीर्थ या अध्यक्ष कहा जाता था, जो उच्चतम अधिकारी थे, और ये 26 विभागों को प्रबंधित करते थे। प्रबंधित करते थे। प्रतिवेदक और गूढ़ पुरुष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय प्रशासन कैसा था? मौर्यकालीन राज्य में स्थानीय और नगरीय प्रशासन मौजूद था। विश या अहर जिले प्रांत की इकाइयाँ थी। ठीक है, जिलों को विश बोलते थे ना, तो जिले क्या थे? प्रांत की इकाइयाँ थी। मेगस्थनीज ने नगर निगम के प्रशासन के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। और प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे मौर्यकालीन प्रशासन में? सीताध्यक्ष कौन था? ये कृषि काम को देखता था। युक्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी था। प्रादेशिक कौन था? मुख्य राजस्व अधिकारी था प्रादेशिक। और स्थानीय प्रशासन का प्रमुख था, यह प्रादेशिक के अंतर्गत काम करता था। रज्जुक कौन था? ये राजस्व सेटलमेंट अधिकारी था और इसको न्यायिक अधिकारी भी बोलते थे रज्जुक को। समस्ताध्यक्ष बाजार का प्रमुख था भैया। पोतवाध्यक्ष माप और तोल का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाजरानी का अध्यक्ष करता था, जहाजरानी विभाग की अध्यक्षता करता था नवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो था ये चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। शुल्क से बन गया शुल्काध्यक्ष। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी कौन कौन थे? ग्रामीणी था भाई, गांव का प्रमुख था ये और ये निर्वाचित होता था। ग्राम वृद्ध था, विवादों के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर वृद्धों का समूह था ग्राम वृद्ध। ठीक है, और ग्रामनी था गांव का प्रमुख। गुजरात की गिरनार पहाड़ियों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। ये ध्यान रखना, सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया गया है? ताम्रलिप्ति पूर्व में मिदनापुर के तामलुक और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में भरूच, भृगुकच्छ, बैरीगजा गुजरात, ये 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति पूर्व में और पश्चिम में था भरूच। ठीक है, पूर्व में तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और पश्चिम में कौन सा था? भरूच। इसको भृगुकच्छ भी बोलते थे, कच्छ, और बैरीगजा भी बोलते थे। गुजरात में है ये। काफ़ी बड़ी सेना और नौसेना थी इसकी, और इसके जिसमें चारों वर्णों को शामिल होने की अनुमति थी। राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद को सेना को कौटिल्य द्वारा राज्य के साप्तांग सिद्धांतों में प्रतिपादित किया गया। इसने कौटिल्य ने राज्य के साप्तांग सिद्धांत दिए हैं और इसमें सिद्धांत में इसने ये सब बताए हैं। राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोष, सेना, ये सारे राज्य के अंग बताए हैं कि ये राज्य के 7 अंग थे। मौर्य काल के अधिकारी और उनकी क्या स्थितियां हैं भाई? प्रशस्ति कौन था? ये कारागार प्रमुख था। सन्निधाता राजकोषीय अध्यक्ष था। कोष्ठागाराध्यक्ष कोष्ठगार का अध्यक्ष था ये। नायक कौन होता था? सेना का नेतृत्व करने वाला। और व्यवहारिक था मुख्य न्यायाधीश। और कर्मंतिक था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, इसको बोलते थे कर्मंतिक। दंडपाल कौन था? ये पुलिस का प्रधान था दंडपाल। दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंधक मतलब दुर्गपाल था, दुर्गों का प्रबंधक था ये। अन्नपाल था खाद्यान्न प्रमुख, अन्न मतलब खाद्यान्न से संबंधित है। रज्जुकास भूमि की माप करने वाला था रज्जुकास। अकाराध्यक्ष खनन अध्यक्ष था ये अकारा। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था।
लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था, और लवणा नमक विभाग का था। लवण नमक का था, लक्षणा टकसाल का था। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण विभाग का अध्यक्ष था। आयुधाध्यक्ष शस्त्र निर्माण विभाग का अध्यक्ष था। कुछ तो ऐसे वर्ड हैं जो नाम पढ़ के आप सेंस लगा के आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि आयुध है, जैसे आयुध शस्त्रों से संबंधित होता है ये वर्ड, तो शस्त्र विभाग का प्रमुख आयुधाध्यक्ष बोलते थे। कुप्याध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, सूना। मुद्रा शाही सिक्के प्रतीक का अध्यक्ष। नौका नौका विभाग का था। पत्तना पत्तन अधिकारी था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष था। एक दो बार अगर वीडियो देख लेंगे तो ना ये आपके सब याद हो जाएंगे। एग्जाम में बस आपको टिक करना होता है, 2-3 बार सामने को निकाल लेंगे ना चीज़ों को सामने को अपनी आंखों के सामने से, तो भी हम उसको सही टिक कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अत्यधिक केंद्रीकरण, जटिल नौकरशाही, कर की उच्च दर और विदेशी आक्रमण इत्यादि इसके पतन के प्रमुख कारण थे। चीन में महान दीवार का निर्माण होना, उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र की उपेक्षा करना भी इसके पतन का कारण रहा है। मौर्य काल के पतन के कारण बता रहे हैं। वित्तीय संकट भी था। अशोक ने धर्म अभियान के प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर खर्च कर दिया था। अत्यधिक सहिष्णुता, अहिंसा के कारण सेना की लड़ने की प्रवृत्ति में कमी आई थी, क्योंकि उसने तो लड़ाई छोड़ दी थी कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने। तो 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई थी और आने वाले उत्तराधिकारी सब अयोग्य थे। मौर्य सेना के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, और 185 ईस्वी में इसने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। धार्मिक कर्मकांड पर प्रतिबंध लगाने के कारण अशोक से ब्राह्मण नाराज थे और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का समर्थन किया, जो एक ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा को पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो ये हो गया है आपका मौर्य वाला चैप्टर कंप्लीट। मौर्य काल इसके अंदर दिखा दिया है कंप्लीट। ठीक है भाई, अब आ गया है मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ा है मौर्य काल, अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्यों के बाद का क्या काल रहा है इसको भी कर लेते हैं आज कंप्लीट। इस काल को संघर्ष काल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें विभिन्न साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्कन क्षेत्र में शुंग, सातवाहन और कनु जैसे स्थानीय वंशों का शासन था। हिंद, यवन, शक, पार्थियन, कुषाण जैसे विदेशी शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। ये बता दिया इन्होंने, उत्तर पश्चिम में ये सारे विदेशी शासक शासन कर रहे थे। स्रोत क्या है इनकी जानकारी के? इस समय के अभिलेख और सिक्कों से शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं। इसके साथ निम्न पुस्तकों से इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धर्मसूत्र है, जैसे मनुस्मृति का मानव धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है इसको, धर्मसूत्र को। इसका संकलन मनु द्वारा किया गया है और ये पहली विस्तृत विधि पुस्तक है। पतंजलि की गार्गी संहिता और महाभाष्य ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं मौर्योत्तर काल के। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं, दिव्यदान है, महावस्तु है, मिलिंद पन्नो है, बाणभट्ट की हर्षचरित है, कालिदास की मालविकाग्ना मित्रम है। भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार से संबंधित पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी, जिसे अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया है। गांधार और मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेखों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर दी थी और 184 में शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है भाई, तो अब आया मौर्य के बाद में शुंग वंश। 187 से 78 ईसा पूर्व तक रहा है ये, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी इसकी विदिशा। एक राजधानी पाटलिपुत्र थी शुंग वंश की और दूसरी राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपने क्षेत्र एवं इसकी संस्कृति का विदेशी आक्रमण से संरक्षण किया था। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था ये, और पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र था अग्निमित्र, इसने शासन किया था। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियस प्रथम का भारत में प्रवेश करने के अभियान का अग्निमित्र का पुत्र था वसुमित्र, इसने सफलतापूर्वक सामना किया था। जब बैक्ट्रिया का शासक जो था डेमेट्रियस, वो भारत में प्रवेश कर रहा था। ब्राह्मण व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु अश्वमेध यज्ञ की प्रथा की शुरुआत की गई थी और पतंजलि और मनु जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया था शुंग वंश में। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र राजा बना और इसके बाद इस वंश में 7 और शासक हुए थे। शुंग वंश में बिहार, बंगाल, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश शामिल थे। ये सब शुंग वंश के अंदर थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था और इसकी हत्या वासुदेव द्वारा कर दी गई थी, जिसने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने।
इसने पूर्वी और मध्य भारत में शासन किया था। सुंग वंश में सोने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की गई थी और मौर्य प्रशासन की संरचना को अनवरत बनाए रखा गया था। ब्राह्मण व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया गया था, मतलब ऐसी ही प्रशासन व्यवस्था रही जैसी मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था थी इस काल में भी। सुंग वंश के संरक्षण में कला साहित्य को बढ़ावा दिया गया। मथुरा कला शैली अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंची थी। गेटवे एंड पत्थर की रेलिंग के साथ साथ विभिन्न स्तूप बनाए गए। मनु के मानव धर्म शास्त्र और कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का संकलन इसी काल में हुआ है। यवन राज अभिलेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख में सुंग वंश के बारे में जानकारी मिली है। और पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र सुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। किसका काल? पुष्यमित्र सुंग का। क्या कहा जाता है इसको? वैदिक पुनर्जागरण काल। सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है, गरुड़ स्तंभ के बारे में। स्तूप कला देख लेते हैं अब। स्तूप कला, सुंग वंश में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। जो स्तूपों का निर्माण करते थे उसमें पत्थरों का प्रयोग करते थे ये। भरूच व बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण सुंग काल में हुआ है। भरूच व बोधगया के जो स्तूप थे और जो तोरण द्वार थे उनका निर्माण सुंग काल में हुआ है। पुष्यमित्र सुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण कराया था। सुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में 2 शक्तियां प्रबल हुई थी, एक तो सातवाहन और कलिंग के चेदी। अब आगे भाई कण्ववंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक ये शासन रहा था कण्ववंश का। वासुदेव कण्व ने सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्ववंश की स्थापना की और इसकी राजधानी थी विदिशा और पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। आगे चलकर वासुदेव के पुत्र भूमिपुत्र और भूमिपुत्र के पुत्र नारायण ने 26 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या सातवाहन राजा वासुदेव ने कर दी थी और इसके साथ सातवाहन वंश की स्थापना हो गई थी। अब आया चेदी वंश। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में इस वंश की स्थापना हुई थी, चेदी वंश की। और इस काल की राजनीति को कलिंग के तीसरे चेदी राजा के कारण जाना जाता है, जिसका नाम था खारवेल। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुए हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी महानता और मगध, सातवाहन और मदुरई के पांड्य पर इसकी विजय का वर्णन किया गया है खारवेल से, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था भाई, और उसने इससे संबंधित विभिन्न गुफाओं का निर्माण करवाया था। इस वंश को चेता और चेतवंश और महामेघ वंश के नाम से भी जाना जाता है, चेदी को, ठीक है। अब सातवाहन वंश, राजनीतिक संरचना कैसी थी? इसे पुराणों में आंध्र के रूप में संदर्भित किया जाता है और इस वंश का संस्थापक था शिमुख, सातवाहन का। यह वंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व दक्कन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था ये, और इसकी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे थी प्रतिष्ठान, वर्तमान में महाराष्ट्र का पैठण है। और इनकी दूसरी राजधानी थी अमरावती। एक तो राजधानी प्रतिष्ठान थी और दूसरी थी अमरावती। सातवाहनों के इतिहास के बारे में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण पुराणों, महाकाव्य, वात्स्यायन के कामसूत्र, इन सबसे पता चलता है सातवाहनों के बारे में। नानाघाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, अशोक का एर्रागुडी शिलालेख सुंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सातवाहन कब्रों को पत्थर के बड़े टुकड़ों द्वारा घेर देते थे और इसलिए उन्हें महापाषाण लोगों के रूप में भी जाना जाता है सातवाहनों को। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान शासक था और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी में रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका अगला प्रमुख था गौतमीपुत्र सातकर्णी और इसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें उसकी माता गौतमी बलसिरी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, नासिक अभिलेख किससे संबंधित था? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के से संबंधित था। और ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित था ये। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि आदित्य ब्राह्मण थी और उसने शक यूनानी पार्थियन को पराजित किया था। 150 ईस्वी के दौरान गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकार ने रुद्रदामन को हरा दिया। दूसरी शताब्दी के अंत में यजनासुत अलकर्णी जैसे शासकों ने गुजरात, मालवा और आंध्र के क्षेत्रों को दोबारा जीत लिया। अलकर्णी के बाद सातवाहन की शक्तियों में गिरावट आई और इन्हें वाकाटक वंश ने प्रतिस्थापित कर दिया।
प्रशासन कैसा था इनका? अमात्य और महामात्र जिला स्तर के अधिकारी होते थे, जिन्हें आहार बोलते थे। जो जिला स्तर के अधिकारी थे इनको आहार बोलते थे, अमात्य और महामात्र जो थे। इस समय राजाओं ने ब्राह्मण और प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि प्रदान की, जिससे आगे चलकर यह अधिक शक्तिशाली हो गए और इससे सामंतवाद का उदय हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक को गोलमिक कहा जाता था और यह सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सातवाहनों का राजचिन्ह क्या था? चैत्य था। और इनकी राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन की प्राकृत और लिपि थी इनकी ब्राह्मी। भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। सामंतों की 3 श्रेणियां थी यहाँ। प्रथम श्रेणी में राजा थे, द्वितीय श्रेणी में महाभोज थे और तीसरी श्रेणी सेनापति। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा को सातवाहनों ने प्रारंभ किया था। ठीक है। भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दिया था। सातवाहन शासकों ने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अजंता, नासिक, कार्ले, भाजा, गोंडायन और कन्हेरी इन सब स्थानों पर चट्टानों को काट करके स्थापत्य के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। कला और स्थापत्य इन गुफाओं को काटकर चैत्य, बौद्ध गुफा मंदिर और विहार, जैनियों के आवास स्थल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई। कार्ले क्या था? कार्ले चैत्य सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। कार्ले चैत्य क्या है? इस समय नागार्जुन कोंडा और अमरावती व्यापार और कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे और यहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के उपयोग का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती से। सातवाहन शासकों ने अजंता चित्रकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे रंगों के समन्वय, चित्रकारी, भाव, विचार और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। सप्तशती में बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन किया गया है। सप्तशती किससे संबंधित है? बुद्ध से। अब अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई? सातवाहन शासकों ने चांदी, सोने, तांबे, कांसे इन सबके सिक्के चलाए थे और पहले स्थानीय शासक थे ये, जिन्होंने शासक के चित्रांकन वाले स्वयं के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस समय धान और कपास की खेती के साथ ही करीमनगर और वारंगल जैसे स्थानों से लोहे के अयस्क का खनन भी किया जाता था। इस काल में सिक्कों पर अंकित पानी के जहाज़ों के चित्र समुद्री व्यापार की उन्नति की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, सिक्कों पे पानी के जहाज़ों के चित्र भी मिले हैं। इससे पता चला है कि वो समुद्री व्यापार भी करते थे, समुद्री रास्तों से भी व्यापार करते थे। समाज और धर्म कैसा था? सातवाहन कालीन समाज 4 जातियों में बटा था। इसका आधार व्यवसाय था। समाज का आधार क्या था? व्यवसाय। सातवाहन कालीन समाज में प्रशासन मार्त सत्तात्मक था, लेकिन उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता था। इस काल में 2 स्त्री, नागनिका और गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था। मार्त सत्तात्मक समाज की ओर झुकाव रखते थे ये। विभिन्न शासकों जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी के नाम पर उनकी माँ के नाम पर आधारित थे। इनके नाम उनकी माँ के नाम पर आधारित थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विस्तार होने से कृष्ण और वासुदेव की पूजा आम हो गई थी। साहित्य, सातवाहन शासकों के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। राजकीय भाषा भी थी उनकी, प्राकृत जो थी उनकी राजकीय भाषा थी। और हाल नामक सातवाहन शासक एक प्रसिद्ध विद्वान था और इसने गाथा सप्तशती का संकलन किया है। इंडो ग्रीक, हिंदी, यवन 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक हैं। इंडो ग्रीक। अब हिंद यवन यूनानी लोग थे जो समय के साथ भारत में ही रहने लगे थे। यूनान से आए थे ये और फिर धीरे धीरे इंडिया में इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। भारत में इनका शासन 3 शाखाओं में बटा हुआ था। बैक्टीरिया अर्थात उत्तरी अफगानिस्तान, तक्षशिला एवं सांकल या सियालकोट भी बोलते हैं इसको, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, अफगानिस्तान और तक्षशिला इनमें बटा हुआ था। विदिशा के राजा के दरबार में तक्षशिला से हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा गया था। विदिशा के राजा के दरबार में हेलियोडोरस ने यूनानी शैली में पत्थर के स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो भगवान वासुदेव को समर्पित है। डिमेट्रियस और मिनांडर या मिलिंद हिंद यवन की शाकल या सियालकोट शाखा के 2 महत्वपूर्ण शासक थे, डिमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर या मिलिंद 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व ने नागसेन के अंतर्गत बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिन्होंने संस्कृत भाषा में मिलिंद पन्नों की रचना करी थी और यह पुस्तक इस समय के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। मिलिंद पन्नों इस शाखा के राजाओं ने गंगा घाटी के विभिन्न राजाओं अर्थात मौर्यों एवं शुंग के लिए
चुनौती उत्पन्न कर दी थी। हिंद यमन ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने राजा और भगवान के चित्रण वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है भाई, हिंद यमन पहले शासक थे, इन्होंने राजा के और भगवान के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सोने के। इन्होंने भारत को सांचे से सिक्का निर्माण की विधि और राजत्व का दैवीय सिद्धांत भी दिया था कि सांचे से कैसे सिक्के का निर्माण करते हैं, और जो राजत्व का दैवीय सिद्धांत था ये भी बताया था। भारतीय सामाजिक परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाकर ये स्थानीय हो गए थे। धातु कर्म, औषधि, खगोल, पत्थर को काटना, इत्र निर्माण इस काल के तकनीकी विकास के साक्ष्यों का पता चलता है। इन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके साथ साथ गांधार कला शैली के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय बौद्ध धर्म के विषयों के संदर्भ में यूनानी तकनीकों को अपनाया गया और इसे यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया गया। तक्षशिला, पेशावर, बैक्टीरिया, बमियान, अफगानिस्तान इस कला शैली के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल थे। इससे संबंधित बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों में सुडौल शरीर पर दाढ़ी मूंछ को शामिल किया गया और यह यूनान के देवता और राजा पर आधारित थी। भूरे पत्थर का उपयोग, मुख की अभिव्यक्ति, सुडौल शरीर इत्यादि गांधार कला शैली के प्रमुख तत्व थे जो यूनान से प्रभावित थे। इंडो ग्रीक शासन का प्रभाव क्या पड़ा भाई? सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी और द्विलिपि मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। ग्रीक आक्रमण ने भारतीय ज्योतिष, सिक्कों, नाटक और विशेषतः मूर्ति कला पर प्रभाव डाला था और गांधार मूर्ति कला यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। ठीक है, ये सारे प्रभाव पड़े। पार्थियन या पहलव 100 ईसा पूर्व के अंत में ईरानी के कुछ राजाओं जैसे इंडो पार्थियन के पहलवों ने उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया था। अब कौन आगे थे? पहलव। वोनोनीज भारत में पहला पहलव शासक था ये, जबकि पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम। 171 से 130 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्नीज। ये पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसके शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए आया था। गोंडो फर्नीज की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी और गोंडो फर्नीज को तख्ते बही अभिलेख पेशावर में और गुद्दू वहर और मृदु वहर कहा गया है। ये इसको नाम दिए गए हैं, उपाधियाँ दी गई हैं इसको। पार्थियन शासकों के सिक्के पर भी धर्मी कस की उपाधि मिलती है। फिर आए शक 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व नहीं ईस्वी 100 ईस्वी से 150 ईस्वी। अब ये ईस्वी की बात चल रही है। इन्हें सीथियन भी कहा जाता था शकों को, जो पश्चिम चीन से संबंधित थे। पहला शक शासक था मेगा या माउस। ठीक है भाई, नाम भी अजीब ही है। मेगा नाम था पहला शक शासक जो था, लगभग 80 BC में आया था। इसे अभिलेखों और विभिन्न सिक्कों की श्रृंखला के लिए जाना जाता था। उत्तर भारत में मथुरा, उज्जैन और गिरनार शक शासकों के केंद्र थे। ठीक है, शक शासकों के केंद्र कौन कौन थे? मथुरा, उज्जैन और गिरनार। यह छत्रप प्रणाली में शासन करते थे, अर्थात गवर्नर एवं महाछत्रप। पश्चिम गंगा घाटी, मध्य भारत के कुछ भाग और गुजरात के शासकों ने दक्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सातवाहनों से संघर्ष किया। रुद्रदामन अब 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासक रहा था। शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा था भाई रुद्रदामन। संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था इसने, रुद्रदामन ने, जबकि पहले के अभिलेख जो थे वे प्राकृत भाषा में थे और इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। शकों के गिरनार केंद्र के भूमक और नहपान ने अपने सिक्कों का प्रसार पश्चिमी भारत के विभिन्न स्थानों पर किया था। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया होगा एग्जाम के अंदर, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? ठीक है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब हम रिवाइज नहीं करते हैं ना चीज़ों को, तो हमारे कॉमन क्वेश्चंस भी ना रॉन्ग हो जाते हैं। फिर शकों के गिरनार केंद्र के भूमक और नहपान ने अपने सिक्कों का प्रसार पश्चिमी भारत के विभिन्न स्थानों पर किया। पश्चिमी भारत से चांदी की विभिन्न प्रकार के सिक्के काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं और इनका श्रेय शक शासकों को जाता है। भारत की कला संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न शक शासकों ने भारत की संस्कृति को भी अपना लिया था और सांची, मथुरा, गांधार कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सांची और मथुरा, यहाँ पे गांधार कला को बहुत बढ़ावा मिला था। उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 58 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, ये भी एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं।
कुषाण 50 ईस्वी से अब 230 ईस्वी तक कुषाण वंश आ गया था यहाँ। कुषाण यूची भी बोलते हैं इसको, भी चीन से संबंधित थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था और इनकी राजधानी थी, क्या थी इनकी राजधानी? पेशावर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन? कनिष्क। भीम, कडफिसेस, हुविष्क और वशिष्ठ के भारत में कुषाण वंश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। भीम कडफिसेस हुआ, हुविष्क हुआ, वशिष्ठ को। अब यही पूछ लेंगे भाई भीम कडफिसेस किस शासन से संबंधित था, किस वंश से संबंधित था, तो बता देंगे आप कुषाण वंश से। कुषाण वंश का प्रथम शासक था कुजुल कडफिसेस, जबकि वास्तविक संस्थापक इसका भीम कडफिसेस था। पहला शासक तो था कुजुल कडफिसेस और वास्तविक संस्थापक था भीम कडफिसेस। कुषाणों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कडफिसेस ने ही चलाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी मथुरा। मथर एवं एजी सिलाओस कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, सुघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान भी रहते थे। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इस महायान बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? असुघोष थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध चरित्र का संकलन असुघोष में किया गया था। नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिका दर्शन का प्रतिपादन किया है। नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत की भी चर्चा की है, इसलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत 58 ईस्वी में हुआ था और ये जो कनिष्क संवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने शुरुआत करी थी? कनिष्क ने। रेशम मार्ग के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के कारण कुषाण शासकों को काफ़ी फायदा हुआ था और इन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के 22 और 23 कैरेट के जारी किए थे। ये उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के थे। चीन से आयात होने वाले कच्चे सिल्क का गुजरात के भरूच में प्रसंस्करण किया जाता था, जिससे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है और घुड़सवारी, कवच, पगड़ी, पतलून, हेलमेट, लंबे कोट और सेना में बेहतर घुड़सवार कुषाणों के काल की ये प्रमुख विशेषता थी। इन्होंने छत्रप प्रणाली की शुरुआत की। किसने शुरू करी छत्रप प्रणाली? कुषाण वंश ने, जिसमें साम्राज्य को छत्रप के अंतर्गत छोटे खंडों में बांटा गया था। अब मौर्योत्तरकालीन साहित्य देख लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है सारे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी थी? भरत मुनि ने। कामसूत्र की रचना करी थी वात्स्यायन ने। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र इसकी रचना करी थी आशुघोष ने। स्वप्नवास वदता की रचना करी थी भास ने और गाथा सप्तशती की रचना हाल ने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं इनसे। जो चैप्टर आपको करा रहे हैं ना, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और इसमें आपके फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि खाली फैक्ट से भी काम नहीं चलता है। और जो एग्जाम अब आ रहे हैं उनमें ऐसा भी नहीं कि बस तुम कंसेप्ट पढ़ लो, फैक्ट के बिना भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें तो ये जो हम आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। आपके आज 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, 1 चैप्टर आपका रह गया है लास्ट, वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी फिर पॉलिटी फिनिश करेंगे। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।